हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम वॉरियर 1.0 नामक बैच के तहत एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी आपकी अक्टूबर में भारी मात्रा में आने वाली है। वैसे तो ये लेक्चर आपके यूपी SSC लैब टेक्नीशियन, बिहार लैब टेक्नीशियन, राजस्थान लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टेट के लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट के लिए उपयोगी हो जाता है। फ्रेंड्स, इस बैच में हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड MCQ को सॉल्व किया। उसके बाद में MCQ जो हमारा था एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एनीमिया से रिलेटेड MCQ को सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम लोग सेपरेट टॉपिक को सॉल्व करते चल रहे हैं, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर पा रहे होंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को जाके ओपन करिए, यहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे और आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ नया किया है, यानी कि हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। यानी कि अभी तक आप लोग 70 वाले पोर्शन को सॉल्व करते थे और अब हम लोग 30 वाले प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यानी कि कुल मिला के हमारी तैयारी जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पोर्शन से होती रहेगी, ताकि आने वाले दिनों में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात अलग है कि आप अपने टाइम को और अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए आप नॉन वाले टेक्निकल को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अलग कोई बैच लेकर कोई दूसरे चैनल के द्वारा। बट यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप तैयारी करेंगे तो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में अगर और थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो शायद आपकी तैयारी एकदम सही से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न पे आने से पहले मैं आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विज पोल मिलता है, साथ साथ में जो भी नोट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और कोई हमें नोटिस देना होता है तो टेलीग्राम पे मिल जाता है। साथ में आपको वहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाती है, सेल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपके स्लाइड में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हम आपको बता दें हमारा एक नंबर है 6307 81 81 2। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ग्रुप भी है जिसका हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन है, उस ग्रुप में जाके आप जुड़ भी सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में ये मदद करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया क्या है। तो ऑप्शन हमारा है इन्फेक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, दूसरा ऑप्शन हमारा रैपिड डेथ ऑफ द ऑल ब्लड सेल, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, कैंसर ऑफ द WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर का, कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल। फ्रेंड्स, जब आपका बोन मैरो जो है ना एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल WBC का यहाँ पे फॉर्मेशन करने लगता है, तो ये सेल आपका ल्यूकेमिया में कंसिडर किया जाता है और ये कैंसर सेल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो ल्यूकेमिया का मतलब आप ल्यूकोसाइट से लगा लीजिए, और ल्यूकोसाइट का मतलब आपका WBC होता है। तो WBC के जो कैंसर सेल होते हैं उनको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का है, द काज ऑफ ल्यूकेमिया इज अननोन बट रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग, यानी कि आपका जो ल्यूकेमिया है इसका काज अननोन है, बट इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन हमारा है एक्सपोज टू हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एक्सपोज टू केमिकल सच एज बेंजीन, जेनेटिक प्रॉब्लम सच एज डाउन सिंड्रोम, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर सही आएगा आपका ऑल ऑप्शन, क्योंकि ये रेडिएशन के एक्सपोजर से हो सकता है ल्यूकेमिया, ठीक है, केमिकल के एक्सपोजर से हो सकता है, और जो डाउन सिंड्रोम होता है जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, जिसमें क्या होता है आपका जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, इसमें प्रॉब्लम, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो इसके द्वारा भी आपका ल्यूकेमिया हो सकता है। और अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम के केस में तो 2.8% लोगों में ये ल्यूकेमिया पाया जाता है जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगर जनरली बात करें जो जनरल बच्चे होते हैं इनमें 0.05% का खतरा बना रहता है, लेकिन अगर यही बात करें डाउन सिंड्रोम के केस में तो 2.8% के लोगों में खतरा बना रहता है। और अगर 5 वर्ष के अंदर की बात करें तो 5 वर्ष के अंदर आपका AML टाइप का ल्यूकेमिया हो सकता है। ठीक है, AML टाइप का ल्यूकेमिया हो सकता है। अगर 5 वर्ष के अंदर ये ल्यूकेमिया नहीं हुआ तो उनको खतरा बना रहता है पूरे उम्र ALL ल्यूकेमिया का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर का है देयर इज 4 मेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया 4 प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा ट्रू। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं आपके ल्यूकेमिया के। तो ल्यूकेमिया फर्दर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया, और दूसरा आपका हो जाता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। ठीक है, क्रोनिक ल्यूकेमिया। ठीक है, और आपका जो एक्यूट ल्यूकेमिया है ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है AML, ठीक है, और दूसरा हो जाता है ALL।
और क्रोनिक भी आपका फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है CML, ठीक है, क्या हो जाता है CML, और दूसरा आपका हो जाता है CLL। अब बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की। तो आपका AML का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और दूसरा आपका ALL का मतलब हो जाता है एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, और CML का मतलब हो जाता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और CLL का मतलब हो जाता है आपका क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 4 प्रकार से ल्यूकेमिया होते हैं, लेकिन जो मेन 2 टाइप होते हैं आपके होते हैं कि एक्यूट ल्यूकेमिया, और दूसरा आपका क्या होता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट का मतलब होता है कि ये जल्द अभी ल्यूकेमिया हुआ है, ठीक है, और क्रोनिक का मतलब है बहुत दिनों समय से धीरे धीरे करके ये ल्यूकेमिया आपका बॉडी में काज किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ जाइएगा AML, ALL, CML, CLL, ठीक है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, क्या ल्यूकेमिया 4 प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही जाएगा वो A वाला, यानी कि ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ल्यूकेमिया आपके 4 प्रकार से होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक आपका होता है एक्यूट, और दूसरा आपका हो जाता है क्रोनिक। क्या हो जाता है क्रोनिक। एक्यूट आपका 2 भाग में बढ़ता है, एक आपका AML और दूसरा आपका ALL। क्रोनिक भी आपका 2 भाग में बढ़ जाता है, CML और दूसरा आपका CLL, ठीक है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ML का फुल फॉर्म होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और आपके ALL की फुल फॉर्म की बात करें तो एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक का क्या हो जाएगा, तो क्रोनिक में CML का आएगा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। CLL का क्या हो जाएगा क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार होते हैं, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। AML, ALL, CML, CLL, ठीक। चलिए आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया का इनमें से कौन सा न्यूएस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसपोर्टेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जरी। तो फ्रेंड्स इस समय स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब कि आपका जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो से जो आपके जो स्टेम सेल होते हैं इनको हटा दिया जाता है। तो जब दूसरा यहाँ पे स्टेम सेल यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ये जो अपना हीमोपोसिस करेंगे, ये नॉर्मल सेल का हीमोपोसिस करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, व्हिच दीज आर नॉट डायग्नोसिस मेजर ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि इनमें से जो कोई भी जो डायग्नोसिस दिया गया है ये आपके ल्यूकेमिया में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एलिवेट ब्लड शुगर, सोलन लिम्फ नोड, हाई WBC काउंट और बोन मैरो बायोप्सी। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड शुगर लेवल का बढ़ा हुआ मात्रा है ये आपके ल्यूकेमिया से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो आपके सोलन लिम्फ नोड ये ठीक है, हाई WBC काउंट ये भी ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी ये भी आपके ल्यूकेमिया में किया जाएगा, बट ब्लड शुगर से लेवल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, ये आपके शुगर के डिजीज में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर बात करें हाई WBC काउंट तो आप ल्यूकेमिया के केस में कम से कम आप 20,000 से ऊपर ही सेल्स को देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि 11,000 हो सकता है, तो ठीक है 11,000 तो इनका लोएस्ट पॉइंट हमें लगता है रहता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है आपके ल्यूकेमिया के केस में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम ऑफ ल्यूकेमिया व्हिच फाउंड इन पीपल इन बिटवीन 50 to 60 ईयर एज, यानी कि कौन सा ल्यूकेमिया है जो कि आपके 50 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों में पाया जाता है। क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया या फिर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका A नंबर का जाएगा, यानी कि जो आपका क्रोनिक लिम्फोटिक या फिर क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया है इसमें आपका 50 से 60 वर्ष के जो मरीज होते हैं, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिजीज आपके 50 से 60 वर्ष के मरीज में ज़्यादा काज करता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आने से पहले हम आपको बताएं, जैसे आपका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है ये आपके ज़्यादातर चिल्ड्रन में पाया जाता है, ठीक है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, ये दोनों आपके चिल्ड्रन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 7 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, इन व्हिच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया CD13 एंड CD33 मार्कर इज पॉजिटिव, यानी कि आपका जो CD30 होता है और CG13 और
33 जो मार्कर हैं ये पॉजिटिव मिलते हैं ल्यूकेमिया में, तो ये कौन सा ल्यूकेमिया हो सकता है, टाइप ऑफ ल्यूकेमिया बताना है आपको। तो 7वां जो हमारा नंबर है इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा AML, यानी कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के केस में आपका जो CD13 है और CD जो 33 है, ये दोनों मार्कर आपके पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, कैपिलरी फर्टिलिटी टेस्ट इज डन बाय, यानी कि आपका जो कैपिलरी फर्टिलिटी टेस्ट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका हेंस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। अगर हम बात करें इविल मेथड और ड्यूक मेथड का, तो ये किसके द्वारा किया, इसका मतलब क्या यूज होता है, तो ये आपका बीटिंग टाइम यानी कि ब्लीडिंग टाइम को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर चिल्ड्रेन में अगर बात करें तो यहाँ पे आप ड्यूक मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन में आप ड्यूक मेथड का उपयोग करते हैं, और नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1 से 6 मिनट आपका ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सीटी के बारे में। तो सीटी कौन सा मेथड होता है सीटी के लिए, तो सीटी के लिए होता है मॉडिफाइड ली एंड वाइट मेथड। कौन सा होता है, ली एंड वाइट मेथड। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल टाइम होता है ये क्या होता है, 5 से 10 मिनट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 9 नंबर का। 9 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ एपीटीटी, यानी कि आपका जो एपीटीटी है इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो आपका अगर हम बात करें इसके नॉर्मल वैल्यू की, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 150 से 400 मिलीग्राम पर DL, और दूसरा दिया हुआ हमारा 30 से 35 सेकेंड, 5 से 10 मिनट, और आपका नॉन अवधि। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका यहाँ पे जाएगा 30 से 65 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मिली पर जो DL होता है ये एपीटीटी का टाइम नहीं होता है। ठीक है, टाइम मेजर किया जाता है मिनट या फिर सेकंड में, और एपीटीटी जो है इसका जो मेजरिंग है ये आपका सेकंड में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, व्हेन ओनली ब्लड एंड नो मैरो मटेरियल आर ऑब्टेन ऑन एस्पायरेशन, ठीक है, देन इट कॉल्ड, यानी कि जब आप बोन मैरो का एस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कोई मैरो नहीं मिलता है, केवल आपको ब्लड मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्राई टैप कहते हैं, ओवरलोड एस्पायरेशन कहते हैं, सर्जिकल बायोप्सी के नाम देते हैं, या फिर ननाबदीज देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देते हैं ड्राई टैप। जब आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन या फिर बोन मैरो एस्पायरेशन हो रहा होता है, इस समय आपको कोई भी मैरो की प्राप्ति नहीं होती है, केवल आपका ब्लड की प्राप्ति होती है, तो इसको हम ड्राई टैप कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है कि साइट ऑफ बोन मैरो, ठीक है, साइट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी इन चिल्ड्रेन बिलो 2 ईयर ऑफ एज, यानी कि अगर आप बोन मैरो बायोप्सी कर रहे हैं तो अगर 2 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं तो इनका साइट क्या होता है। ठीक है, स्टर्नम से आप कर लेंगे, या फिर इलियक क्रेस्ट से कर लेंगे, या फिर अपर एंड ऑफ टिबिया से कर लेंगे, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका 2 वर्ष से नीचे बच्चा है तो ज़्यादातर आपका अपर एंड ऑफ टिबिया से का किया जाता है। ठीक है, इसका बायोप्सी किया जाता है। ठीक है, स्टर्नम और इलियक, ठीक है, ये दोनों आपके एडल्ट में किए जाते हैं। ठीक है, स्टर्नम आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए आपकी ये रिब्स हैं, ठीक है, ये आपके रिब्स हैं, तो इस बीच में आपका यहाँ पे क्या होता है, स्टर्नम होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे इलियक क्रेस्ट की, तो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पेल्विक गर्डिल है आपका। ठीक है, चित्र बन नहीं पा रहा है, ठीक है, बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे कुछ प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये क्या है, आपका पेल्विक गर्डिल है। ठीक है, तो पेल्विक गर्डिल पे ये जो वाला भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आपका इलियक क्रेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से स्टर्नम और इलियक क्रेस्ट से आप एडल्ट में कर सकते हैं, बट अगर आप 2 वर्ष से नीचे बच्चों को बोन मैरो बायोप्सी करना है तो आप एंड ऑफ, ठीक है, अपर एंड ऑफ टिबिया से करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर के प्रश्न पे। 12 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट ल्यूकेमिया, यानी कि कौन सा यहाँ पे स्टेन है जो कि ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, प्रॉक्सीडेज स्टेन भी, पास स्टेन भी, सुडेन ब्लैक स्टेन भी, ये तीनों के तीनों स्टेन आपके ल्यूकेमिया के स्टेनिंग में किया जाता है, तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि व्हिच मेथड इज यूज टू डिमोस्ट्रेट आयरन इन बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि जब आप बोन मैरो का एस्पायरेशन कर रहे होते हैं, बोन मैरो का एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो इन केस में आप आयरन को अगर डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, आयरन को देखना चाहते हैं अपने स्टेनिंग में, तो यहाँ पे कौन सा स्टेन करेंगे, मेथिल वायलेट स्टेन, वान कोसा स्टेन, पर्ल स्टेन, या फिर रेटिकुलिन स्टेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कौन सा स्टेन का यूज करेंगे, यहाँ पे आप पर्ल स्टेन का यूज करेंगे। ठीक है, पर्ल स्टेन कहते हैं इसको, तो इसका आप उपयोग यहाँ पे करेंगे। अगर बात करें रेटिकुलिन स्टेन की, तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो माइलोफाइब्रोसिस के केस में आप इसको करते हैं। किसके केस में, माइलोफाइब्रोसिस के केस में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो होता है
पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा के केस में भी आप यहाँ पे रेटिकुलिन स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वान कोसा स्टेन कब किया जाता है, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। 14 नंबर का जो प्रश्न है, डायग्नोसिस इंडिकेट ऑफ बोन मैरो ट्रिफिन बायोप्सी, यानी कि आपका जो बोन मैरो ट्रिफिन बायोप्सी है ये किस चीज़ को डायग्नोस करता है। ठीक है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, गॉसर डिजीज या फिर मल्टीपल माइलोमा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ये आपका एप्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जब आपका बोन मैरो के द्वारा आपका ब्लड का फॉर्मेशन या फिर कहिए कि हीमोपोसिस सही से नहीं हो पा रहा है तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो इसके एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे ट्रिफिन बायोप्सी करते हैं बोन मैरो का। ठीक है, अगर बात करें मल्टीपल माइलोमा की तो ये भी आपका क्या है, ये भी एक कैंसर होते हैं। ठीक है, कैंसर सेल होते हैं जो कि आपके वाइट ब्लड के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये ठीक हो गया आपका। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी वाला जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और ये जो गोचर डिजीज होता है, गोचर डिजीज एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होता है। क्या होता है, जेनेटिक डिजीज होता है, जिसमें आपका जो स्प्लीन होता है ये क्या हो जाता है, मतलब कि इसकी जो साइज है ये बहुत बड़ी हो जाती है और सूजन टाइप का आ जाता है और इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन ये जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर का जो प्रश्न है, फैक्टर प्रमोटिंग एरिथ्रोपोइसिस इज, यानी कि आपका जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि आपको एरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो आरबीसी होता है इसका जो प्रोडक्शन है उसका मतलब उसके प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं आपके एरिथ्रोपोइसिस को। ठीक है, तो कोबलामिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया या फिर हाइपोक्सिया हो गया। तो जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा ऑल ऑप्शन। ठीक है, कोबलामिन क्या है, आपकी विटामिन B6 है। ठीक है, और फोलिक एसिड भी आपका विटामिन बी है। विटामिन किस में आता है, ये इसको ज़्यादातर विटामिन 9 के रूप में करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B6 और विटामिन B9 तो दोनों तो हो गए। ठीक है, प्रमोट करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेक। ठीक है, क्या होता है, आपके जो टिश्यू होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे समझिए जो टिश्यू होते हैं, अगर इस टिश्यू में आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो देखिए जब आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा आपके ब्लड को बनने के लिए। ठीक है, कि आपका आरबीसी का यहाँ पे फॉर्मेशन तेजी से हो, जिससे आपका जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ा से क्या करे, ऑक्सीजन को लाए हमारे टिश्यू लेवल तक। तो अगर आपको हाइपोक्सिया हो गया तो क्या ये प्रमोट नहीं करेगा आपके एरिथ्रोपोइसिस वाले सिस्टम को, तो करेगा, इसीलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, एरिथ्रोपोइटिन इज डॉट डॉट इन नेचर, यानी कि आपका जो एरिथ्रोपोइटिन है इसका नेचर क्या होता है, लिपोप्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, ग्लाइसोप्रोटीन या फिर नन ऑफ दीज। तो 16 नंबर का जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये आपका कैसे जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये आपके यहाँ हार्मोन के रूप में होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, ये आपके किडनी में पाया जाता है। ठीक है, और क्या काम होता है इसका काम होता है कि आपका जो एरिथ्रोपोइसिस होता है या फिर इस तरह का ये हीमोपोइसिस होता है, इसमें क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि हीमोपोइसिस तेजी से हो इसीलिए को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 17 नंबर के प्रश्न पे। 17 नंबर का प्रश्न है, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड इंक्रीज इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, यानी कि आपका जो एरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है आपके किडनी से। ठीक है, तो ये सभी केस में क्या होता है, सिक्रीट होता रहेगा। ठीक है, बट क्या होगा, एक केस में यहाँ पे सिक्रीट नहीं होगा, या फिर यूँ ही कह सकते हैं कि और सभी जितने भी केस दिया है इन केस में ज़्यादा सिक्रीशन होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कंडीशन आ जा रहे हैं तो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनेगा। बट अगर बात करें एक केस का तो इसमें से नहीं है। हाई एल्टीट्यूड एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज जाएगा, क्योंकि जब आपका किडनी ही सही नहीं रहेगा तो एरिथ्रोपोइटिन बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो जब किडनी सही नहीं रहेगा तो आपकी जो एरिथ्रोपोइटिन है ये बहुत कम बनेगा। ठीक है, बट अगर बात करें एनीमिया के केस में तो एनीमिया क्या मतलब, आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, तो ब्लड की जब कमी होगी तो एरिथ्रोपोइटिन और तेज़ी से बनेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा आपके एरिथ्रोपोइसिस वाले सिस्टम को। ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। बट अगर आपका जो क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया है, किडनी का डिजीज हो गया है, तो इन केस में आपका जो किडनी बनाती थी आपके एरिथ्रोपोइटिन को या फिर सिक्रीट करती थी आपके एरिथ्रोपोइटिन को, तो ये काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 18 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, विच केमिकल कैन बी यूज फॉर लाइजिंग आरबीसी, यानी कि कौन सा यहाँ पे केमिकल यूज किया जाता है आपके आरबीसी को लाइज करने के लिए, इनको मारने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जोपोनिन, सोपोनिन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ऑल ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है,
इन विच एनीमिया MCB, MCH और MCSC एनीमिया इन विच एनीमिया MCB, MCH और MCSC रिमेन नॉर्मल, यानी कि MCB, MCH और MCSC जो होते हैं ये नॉर्मल रहते हैं किस प्रकार के एनीमिया में, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक, हेमोलिटिक एनीमिया या फिर नार्मोसिटिक एनीमिया में। सही आंसर जाएगा नार्मोसिटिक एनीमिया के केस में आपका जो MCB, MCH और MCSC है ये क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें MCB इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, MCB क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, MCH आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये किन केस में जाएगा, ये आपके मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में जाता है। ठीक है, किसके केस में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में जाता है, ये चीज़ हम आपको बता चुके थे। और क्या होगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में, जो MCHC है, ठीक है, MCHC है, ये क्या करेगा, या तो नॉर्मल रहेगा या फिर आपका रिड्यूस होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। 20 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि ESR हैज मोर सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस विच डिजीज, यानी कि आपका जो इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है इसका जो सिग्निफिकेंस है डायग्नोसिस के केस में, इसका जो मोर सिग्निफिकेंस कौन सा डिजीज हो सकता है डायग्नोसिस के रूप में, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, कैंसर या फिर टाइफाइड। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है आपका पोलियो। ठीक है, तो पोलियो से ESR का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो कि आपके पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो मतलब टाइफाइड के केस में भी आप ESR बढ़ा देख सकते हैं, बट अगर मोर सिग्निफिकेंस देखना है आपको तो आप ट्यूबरकुलोसिस के केस में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पे। इसमें कुछ प्रश्न आपके हिंदी से दिए गए हैं और कुछ प्रश्न आपके संविधान से रखे गए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये UPSSC में पूछा गया जाने वाला प्रश्न है सब। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमारा है ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द से है, और जितने भी हिंदी के प्रश्न सारे के सारे यहाँ पे आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं और इम्पॉर्टेंट सारे क्या हैं आप अगर देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय या फिर पराक्रमी। तो सही आंसर जाएगा यहाँ पे अद्वितीय। ठीक है, जो अद्वितीय होता है ना उसको क्या कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना। ठीक, चलिए सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का जो प्रश्न हमारा है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो हमारा ऑप्शन से अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्र निग्रह या फिर परिग्रह। तो सही आंसर जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, जो घर को त्याग करता है उसको अपरिग्रहण कहते हैं। ठीक है, और जो धन का त्याग करता है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए आते हैं 3 नंबर की क्वेश्चन पे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे गरीब, दरिद्र या फिर अकिंचन या फिर विनीत। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। बहुत लोग के मन में गरीब आ रहा होगा और बहुत लोग यहाँ पे गरीब लगा के भी आते होंगे, बट जिसके पास धन ना हो ना उसको कहते हैं गरीब। ठीक है, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। ठीक है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑप्शन को टिक किया कीजिए। ठीक है, आते हैं 4 नंबर के प्रश्न पे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे। तो जिसके पास ज्ञान, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय रहित, मतहीन, इंद्रियमय या फिर अगोचर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो आपका हटके वर्ड है अगोचर, वही इसका सही आंसर है, यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसको हम अगोचर कहते हैं। ठीक है, 5वां नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन हमारा है अभय, अजय, विजय या फिर जिसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका अजय। अजय उसे कहते हैं जिसे जीता नहीं जा सकता है। विजय मतलब क्या होता है, जिसको जीत लिया गया हो। ठीक है, उसको कहते हैं विजय। ठीक है ना, विजय प्राप्त कर लिया, तो वो जिसको जीत लिए वो आपका विजय हो गया, और जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा है प्रथम, अग्रज, आरंभ या फिर अग्रगण। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि प्रथम होगा या फिर आरंभ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं होगा, इसको कहेंगे हम यहाँ पे अग्रगण। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं, तब कहते हैं हमारा स्कोरिंग अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत टफ था। ठीक है, तो पेपर टफ नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का खेला रहता है। ठीक है, 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सुकवि, महाकवि, आशु कवि या फिर राज्य कवि। तो इसको सही कहेंगे, आंसर जाएगा आपका आशु कवि, यानी कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसको क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। महाकवि मतलब जो बहुत महान कवि है उसको क्या कहेंगे, महाकवि कहेंगे। राजकवि मतलब यानी कि जो दरबारी में होता है ना, कुछ राजा के दरबार में जो मेन कवि होते हैं उनको क्या कहते हैं, राजकवि कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं 8 नंबर के प्रश्न पे। 8 नंबर का प्रश्न है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा।
आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, अद्योपांत, अद्योपांत या फिर संपूर्ण। तो इसका सही आंसर आपका 8 नंबर का जाएगा, वो जाएगा सी नंबर, अद्योपांत। ठीक है, अब फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने संविधान वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे 8 नंबर से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन हमारा है सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये कह रहा है कि जो आपका संविधान सभा था उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। 9 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन हमारे हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। सही आंसर आपका यहाँ पे जाएगा 26 नवंबर 1949 को। बहुत लोग को दिमाग में 26 जनवरी 1950 आ रहा होगा या फिर 15 अगस्त वाला आ रहा होगा। नहीं, जो आपका पारित हुआ था ये आपका 26 नवंबर 1949 को ही पारित हो गया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर के प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर का है भारतीय संविधान किस दिन को पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो 10 नंबर का जो सही आंसर जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये सही आंसर है, ये तो सबको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? ठीक है, तो भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी वाला जाएगा। यही कि आपका जो संविधान जो मतलब कि पूर्णतः लागू किया गया था वही आपका गणतंत्र दिवस हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 12 नंबर का प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्य एक संघ है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आपका जाने वाला है ये आपका सी नंबर का जाएगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे इनका शासन अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया या फिर जो गुलाम वाली प्रक्रिया थी इसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो ये पूछा गया है कि संविधान द्वारा जब आपका पारित हुआ था तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद, ठीक है 7 अनुसूचियाँ या फिर 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा? ए नंबर का जाएगा, यानी कि 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो जहाँ पे आपको समझ में ना आए ना अनुच्छेद वाले में, तो आप अनुसूची को देखिएगा। सबसे पहले आपके जो मतलब की अनुसूचियाँ थी वो आपकी कितनी थी? 8 थी। ठीक है, और इस समय कितनी है? इसमें आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8 जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर का आपका वो 13 वाला सही जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो 14 नंबर का जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये क्या जाता है आपका भारतीय संविधान का क्या कहलाता है? आत्मा की संज्ञा इसको दी जाती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए आज लास्ट का जो प्रश्न हमारा है 15 नंबर का है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई थी? ठीक है, तो जो हमारा संविधान है ना फ्रेंड्स इसको कई जगह से लिया गया है। ठीक है, एक जगह से नहीं लिया गया। ठीक है, जैसे रूस से भी लिया गया है, ठीक, उसके बाद में आपके इंग्लैंड से तो लिया गया है। ठीक है, और कई सारे आपके जो देश हैं, ठीक है, अफ्रीका से भी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इनमें से आपका जो कौन सा मतलब कि विशेषता है जो कि आपके इंग्लैंड से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो जो सही आंसर आपका यहाँ पे जाएगा वो वाला ए वाला, यानी कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपके इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। तो कुल मिला के आज हम लोगों ने 2 पोर्शन को सॉल्व किया, एक आपका टेक्निकल वाला पार्ट था और एक आपका था नॉन टेक्निकल पार्ट। तो आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ ये अच्छा लगा है, आगे ऐसे ही आपको लेक्चर चाहिए, तो हम निरंतर ऐसे ही लेक्चर लाएंगे। अन्यथा हम फिर जैसे ले आते थे यानी कि 20 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन आपके लैब टेक्नीशियन के लाएंगे, उसको हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट आपको ये भी करना है कि आप क्या लाइव क्लास चाहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हम लोग का टाइम हो, उस टाइम पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने क्लास को लें। तो आप इसको भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर लाइव क्लास को शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेट मिले कि हाँ आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं, और साथ में लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। और फ्रेंड्स हम आपको ये भी बताना चाहते हैं जो स्टूडेंट इस समय मतलब कि 2022 में निकलेंगे DMLT या BMLT करके, उनके लिए बहुत ही सुनहरा चांस है, वो अपना पेट का एग्ज़ाम दे दें, ठीक है। पेट के एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वाले पोर्शन की तैयारी को शुरू कर दें, ताकि जो हमारी 2022 में, ठीक है, UPSSC के द्वारा वैकेंसी आनी है उत्तर प्रदेश में, उसमें आप लोग मतलब भाग ले सकें, वहाँ से आप वंचित ना हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी को शुरू कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्विज कॉल मिलता रहता है, नोट्स वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, PDF भी मिलता रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।